20 जुलाई 1969 को इंसानों ने अपना सबसे बड़ा कामयाबी हासिल किया, चांद पे कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग के फेमस शब्द दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड पूरी दुनिया में गूंजा। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद सालों से शक बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब झूठ था, हॉलीवुड स्टूडियो में बनाया गया एक बड़ा नाटक। आज अपोलो 11 चंद्रमा लैंडिंग मिथकों का पर्दाफाश में हम सच और झूठ के बीच का फर्क पता करेंगे। तैयार हो जाइए अपने दिमाग के उड़ने के लिए, अजीबोगरीब थ्योरी से नहीं बल्कि उस काबिलियत से जिसने चांद पर जाना मुमकिन बनाया। एक बात जो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं वो ये कि अमेरिकन झंडा चांद पर हवा में लहरा रहा था, जो कि असंभव है क्योंकि चांद पर हवा ही नहीं है। चांद की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए हवा का सवाल ही नहीं उठता। सच ये है कि झंडा लहरा नहीं रहा था, वो हिल रहा था क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ने उसे चांद की मिट्टी में गाड़ने के लिए पोल को घुमाया था। जब आप झंडे को जमीन में गाड़ते हैं तो उसे सीधा रखने के लिए उसे हिलाना पड़ता है। सोचो, आप जमीन में झंडा गाड़ रहे हो, आप उसे आगे पीछे घुमाओगे ताकि वो सीधा रहे। यही कारण था कि झंडा हिलता हुआ दिखाई दिया। नासा को पता था कि नॉर्मल झंडा चांद पे लटक जाएगा, इसलिए उन्होंने एक कहास झंडा बनाया। इस झंडे के ऊपर एक टेलीस्कोपिक पोल था जो उसे सीधा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पोल की वजह से झंडे को वेव जैसा शेप मिला, बिना हवा के भी। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना था। यह इंजीनियरिंग है दोस्तों, कोई साजिश नहीं। नासा के इंजीनियरों ने इस पर बहुत मेहनत की थी। अगर नासा झूठ बोल रहा था तो वो इस छोटी सी चीज का ध्यान रखते। वे इस तरह की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करते। ऐसा न करने से पता चलता है कि वो मिशन की असली मुश्किलों पर ध्यान दे रहे थे, न कि कोई ऐसा दिखावा करने में जिस पर लोग उंगली उठाएं। तो अगली बार जब आप चांद पर अमेरिकन झंडे की वो फेमस फोटो देखें तो याद रखें, ये झूठ का निशान नहीं है, यह मानवता की एक बड़ी उपलब्धि का प्रतीक है। चलो, एक और बात जो लोग कहते हैं वो ये कि फोटोज में तारे नहीं दिख रहे। वो पूछते हैं तारे कहां हैं? देखिए, एस्ट्रोफोटोग्राफी और फोटोग्राफी में लाइट बहुत मैटर करती है। सूरज की रोशनी में नहाया चांद का सरफेस बहुत चमकदार होता है। एस्ट्रोनॉट्स और चांद को अच्छे से दिखाने के लिए कैमरा सेटिंग्स ऐसी करनी पड़ती थीं कि ज्यादा रोशनी ना आए। तारे सूरज की रोशनी वाले चांद के मुकाबले कम चमकदार होते हैं, इसलिए फोटोज में नहीं दिखे क्योंकि कैमरा सेटिंग्स उन्हें कैप्चर करने के लिए नहीं थी। अपोलो 11 की फोटोज में तारों का ना होना किसी साजिश का सबूत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि ज्यादा रोशनी वाली जगह पर फोटो खींचना कितना मुश्किल होता है। चलो, परछाइयों के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपोलो 11 लैंडिंग की फोटोज में परछाइयां अलग अलग डायरेक्शन में हैं, मतलब एक से ज्यादा लाइट सोर्स थे, जैसे स्टूडियो में। चांद का उबड़ खाबड़ सरफेस, उसके गड्ढे, पहाड़ और घाटियां परछाइयों के डायरेक्शन में फर्क लाते हैं। सोचो कैसे परछाइयां बड़ी और छोटी होती हैं जैसे जैसे सूरज घूमता है, या कैसे परछाइयां उबड़ खाबड़ सड़क पर अलग होती हैं सीधी सड़क के मुकाबले। और सूरज तो मेन लाइट सोर्स था चांद पर, लेकिन लाइट चांद के सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे परछाइयां और भी अलग दिखती थीं। अगर नासा चांद लैंडिंग का नाटक कर रहा था तो क्या वो परछाइयों का ध्यान नहीं रखते? अपोलो 11 की फोटोज में परछाइयां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी असली चांद पर होती है। ये इस बात का सबूत है कि लैंडिंग सच में हुई थी। चांद कोई स्टूडियो नहीं है, ये एक असली 3 डायमेंशनल दुनिया है जिसके अपने नियम हैं। चैप्टर 4, टेक्नोलॉजी की बात। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि हम 1969 में उस जमाने की टेक्नोलॉजी से चांद पर गए थे। हां, 1960 के दशक में कंप्यूटर आज के स्मार्टफोन से कम पावरफुल थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ खास नहीं कर सकते थे। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जो स्पेसक्राफ्ट में नेविगेशन के लिए था, उस जमाने का एक कमाल था। इसे स्पेस फ्लाइट की मुश्किलों के लिए बनाया गया था और इसने बहुत अच्छा काम किया। अपोलो प्रोग्राम एक बहुत बड़ा काम था जिसमें हजारों साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर और टेक्नीशियन शामिल थे, जो सब मिलकर काम कर रहे थे। 1960 के दशक की टेक्नोलॉजी से चांद पर पहुंच पाना इस बात का सबूत है कि इंसान मिलकर क्या कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई चांद लैंडिंग पर सवाल उठाए तो उन्हें याद दिलाना कि मुश्किलें ही नई चीजें बनाने में मदद करती हैं। चैप्टर 5, रेडिएशन की बात। कुछ लोग कहते हैं कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट
जो धरती के चारों ओर हैं, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा होती। उनका मानना है कि इतनी तीव्र रेडिएशन के बीच से गुजरना असंभव था। वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स इतने रेडिएशन में जिंदा नहीं बच सकते थे। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई में वैन एलन बेल्ट्स इतनी खतरनाक थीं? हाँ, वैन एलन बेल्ट में बहुत रेडिएशन होता है। ये बेल्ट्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कैद किए गए चार्ज पार्टिकल्स से बनी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं अपोलो स्पेसक्राफ्ट इन बेल्ट से बहुत तेजी से गुजरा, जिससे रेडिएशन का असर कम हुआ। स्पेसक्राफ्ट की गति ने एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में नहीं रहने दिया और अपोलो स्पेसक्राफ्ट में रेडिएशन से बचने के लिए खास शील्डिंग थी। इस शील्डिंग ने एस्ट्रोनॉट्स को हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षित रखा। नासा के साइंटिस्ट वैन एलन बेल्ट्स के बारे में पहले ही बहुत रिसर्च कर चुके थे और स्पेसक्राफ्ट को इसी खतरे को ध्यान में रखकर बनाया था। उन्होंने हर संभव उपाय किए ताकि एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहे। नासा ने अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को मिले रेडिएशन की पूरी जानकारी रखी है और इससे पता चलता है कि रेडिएशन का लेवल ज्यादा नहीं था। उनके पास हर डेटा था जो ये साबित करता है कि मिशन सुरक्षित था। तो अगली बार जब कोई कहे कि वैन एलन बेल्ट चांद लैंडिंग के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी, तो उन्हें याद दिलाना कि नासा एस्ट्रोनॉट्स को बिना सोचे समझे स्पेस में नहीं भेजता। नासा ने हर पहलू पर गहन अध्ययन किया और सुनिश्चित किया कि अपोलो मिशन सफल और सुरक्षित हो। चैप्टर 6 नकली सेट। कुछ लोग कहते हैं कि चांद लैंडिंग हॉलीवुड स्टूडियो या किसी सुनले इलाके में फिल्माई गई थी। उनका मानना है कि नासा ने एक विशाल साजिश रची और पूरी दुनिया को धोखा दिया। मुझे उनकी कल्पना अच्छी लगती है, पर 1969 में नकली चांद लैंडिंग बनाना नामुमकिन था। उस समय की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि एक नकली चांद लैंडिंग को वास्तविकता जैसा दिखाया जा सके। चांद का ग्रेविटी धरती के ग्रेविटी का छठा हिस्सा है। इसका मतलब है कि चांद पर चलना और कूदना धरती पर चलने और कूदने से बिल्कुल अलग होता है। अगर वीडियो नकली होती तो कम ग्रेविटी दिखाना बहुत मुश्किल होता। एस्ट्रोनॉट्स के मूवमेंट को सही तरीके से दिखाने के लिए बहुत जटिल तकनीक की आवश्यकता होती। एस्ट्रोनॉट्स के मूवमेंट, उनके कूदने का तरीका, उनके बूट से उड़ती धूल, ये सब कम ग्रेविटी में ही मुमकिन है और उस जमाने में इसे नकली बनाना आसान नहीं था। चांद की सतह पर धूल का उड़ना और फिर धीरे धीरे नीचे गिरना, ये सब वास्तविकता को दर्शाता है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टूडियो में चांद जैसा सेट बनाना बहुत मुश्किल काम होता। उस समय के फिल्म सेट्स इतने उन्नत नहीं थे कि वे चांद की सतह और वातावरण को सही तरीके से दर्शा सकें। अपोलो प्रोग्राम में 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे, इसलिए इतने बड़े झूठ को 50 साल तक छुपाना नामुमकिन है। इतने सारे लोगों के बीच कोई ना कोई सच को उजागर कर ही देता। सच ये है कि अपोलो 11 चांद लैंडिंग सच में हुई थी, जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखा था। उस समय के लाइव प्रसारण ने इसे और भी विश्वसनीय बना दिया। और हाँ, साजिश की कहानियां मजेदार होती हैं, लेकिन वो हमें इंसानों की असली कामयाबी को समझने से रोकती हैं। हमें इन कहानियों से परे जाकर वास्तविकता को समझना चाहिए और उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को सराहना चाहिए जिन्होंने यह अद्भुत उपलब्धि हासिल की। अपोलो 11 चांद लैंडिंग सिर्फ नासा की कामयाबी नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की कामयाबी थी। इस पर शक और साजिश की बातें मजेदार हो सकती हैं, लेकिन सबूत और लॉजिक के सामने टिक नहीं पाती। ये ऐतिहासिक मिशन, जो कंपटीशन और खोज की प्यास से पैदा हुआ था, ने इंसान की काबिलियत की सीमाओं को तोड़ा और आने वाली पीढ़ियों को तारों तक पहुंचने की प्रेरणा दी। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम बड़ा सोचते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपोलो 11 को उसकी असली पहचान के साथ याद करें, इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, हमारी असीम क्षमता का सबूत और इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहने की प्रेरणा।